डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है दूरदर्शन किसान पर। आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेलो किसान। मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि इस समय हमारे देश में एक महत्वपूर्ण अभियान चल रहा है, जिसके तहत खेती किसानी को और बेहतर और आसान बनाने की कोशिश की जा रही है। और इस अभियान का नाम है विकसित कृषि संकल्प अभियान। इस अभियान के चलते हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी देश के अलग अलग राज्यों में जा रहे हैं, किसानों से संवाद कर रहे हैं, किसानों की समस्याओं को जान रहे हैं। और इसी सिलसिले में केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी उत्तराखंड पहुंचे, उत्तराखंड में किसानों से संवाद किया, वहां के किसानों की समस्या जानी और इस दौरान क्या कुछ खास रहा और उन्होंने किसानों को संबोधित करते हुए क्या कुछ कहा, आइए सबसे पहले एक बार उसको सुनते हैं। पवित्र देव भूमि में आकर शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा एक अलग ऊर्जा से भर जाती है। आज विकसित कृषि संकल्प अभियान के लिए यहाँ आया हूं और मैं प्रसन्न इसलिए हूं कि प्रदेश सरकार जो काम यहाँ कर रही है उसके परिणाम यहाँ दिखाई दे रहे हैं। उत्तराखंड फलों का हब बनने का सामर्थ्य रखता है। यहाँ के अलग अलग फल, लीची, आड़ू, सेब, लिवेंडर की खेती अभी हमने देखी, बासमती चावल, यहाँ कटहल और बाकी सब्जियां, यहाँ का मड़वा जैसा ऑर्गेनिक उत्पाद, मोटा अनाज सचमुच में अद्भुत है। आज कई किसानों ने अपने सफल प्रयोग इस अभियान के बीच बताए हैं। भारत सरकार और उत्तराखंड सरकार मिलकर उत्तराखंड की खेती को बहुत ऊंचाइयों पर ले जाएगी। ये हार्टिकल्चर का हब बने और अधिकतम लाभ भी हमारे किसान कमाए और इस देवभूमि की पवित्र माटी में पैदा फल और सब्जियां देश और दुनिया के बाजारों में जाएं, इसकी योजना भी बना रहे हैं। और प्रोसेसिंग भी कैसे हो सकती है उसके लिए भी हम काम करेंगे। ये विकसित कृषि संकल्प अभियान इसी दिशा में काम कर रहा है। तो आपने सुना शिवराज सिंह चौहान को, केंद्रीय कृषि मंत्री हैं, और किस प्रकार से बताया कि उत्तराखंड के इस दौरे के दौरान किस प्रकार से किसानों से मुलाकात हुई, वहाँ की जो तमाम मुख्य फसलें हैं उनको किस तरीके से उत्पादन में बढ़ाया जा सके, किसानों की आमदनी को कैसे और बढ़ाया जा सके, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा की गई है। इस अभियान के तहत बाकी देश के और राज्यों को भी शामिल किया जा रहा है। तमाम राज्यों में टीमें कृषि वैज्ञानिकों की जा रही हैं, किसानों से संवाद कर रही हैं और मंत्री जी खुद स्वयं इस अभियान के तहत निगरानी रख रहे हैं और अलग अलग राज्यों में जाकर किसानों से संवाद कर रहे हैं। इसकी एक बानगी आपने इस रिपोर्ट के जरिए देखी है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज के हेलो किसान कार्यक्रम में। हेलो किसान कार्यक्रम में हर बार की तरह हम आप तक कुछ महत्वपूर्ण विषय लेकर आते हैं और आपकी भूमिका इस कार्यक्रम में सबसे महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि आप लाइव जुड़कर अपने सवाल इस कार्यक्रम में पूछते हैं। अलग अलग विषयों के अलग अलग समाधान हम आप तक पहुंचाते हैं। तो आज हम ऐसे कौन से विषय लेकर हाजिर हुए हैं, सबसे पहले नजर डालेंगे आज के विषयों पर। तो हेलो किसान कार्यक्रम में आज हम दो मुख्य विषयों पर चर्चा करेंगे। कीवी के बागों की देखभाल कितनी महत्वपूर्ण है, किस प्रकार से करनी है, क्या क्या सावधानियां बरतनी है जिससे किसान भाई अच्छा उत्पादन ले सके, इसके बारे में बात करेंगे। साथ ही बात करेंगे ज्वार, बाजरा, मक्के की बुआई एवं किस्में, किस प्रकार से बुआई की विधि होनी चाहिए, उपयुक्त समय क्या है, खेत की तैयारी किस प्रकार से करनी है और अच्छा फसल उत्पादन मिले, इसके लिए किसान भाइयों को कौन सी बारीकियों को समझना जरूरी है। इन दोनों विषय से जुड़े हुए आपके कोई भी सवाल है, कोई भी मन में संशय है, कोई जानकारी आप चाहते हैं, तो आपको पता है क्या करना है। 3 माध्यमों का इस्तेमाल कर इस कार्यक्रम से जुड़कर अपने सवाल पूछने हैं। पहला माध्यम टोल फ्री नंबर का है, टोल फ्री नंबर नोट कर लीजिए। टोल फ्री नंबर है 1800113060, 1800113061। फोन करते समय टेलीविजन की आवाज़ को कम रखना है और फोन करते समय आपके फ़ोन में पर्याप्त नेटवर्क हो ताकि एक बेहतर संवाद बनाया जा सके। साथ ही साथ आपका फ़ोन नहीं लग पा रहा है तो आप व्हाट्सअप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर नोट कर लीजिए। हमारे हेलो किसान का व्हाट्सअप नंबर है 8800520717। व्हाट्सअप करते समय जहां से आप अपने सवाल लिख रहे हैं उस जगह का नाम, अपना नाम, सवाल का लिखना ना भूलें। तीसरा और अंतिम विकल्प है ईमेल का। आप ईमेल के जरिए भी इस कार्यक्रम से जुड़कर अपने सवाल पूछ सकते हैं। आप ईमेल आईडी नोट कर सकते हैं hellokisan2015@gmail.com, ये हमारी ईमेल आईडी है।
इसके साथ ही अब वक्त हो गया उन खास मेहमानों से रूबरू कराने का आपको जो इस कार्यक्रम की आन बान शान है, वो करते हैं आपकी समस्या का समाधान है। तो आइए सबसे पहले रुख करते हैं डॉक्टर कपिला शेखावत जी का। डॉक्टर कपिला शेखावत जी, आपका बहुत स्वागत है। आप प्रधान वैज्ञानिक हैं, शस्य विज्ञान संभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा, नई दिल्ली से। इसके साथ ही हमारे साथ दूसरे खास मेहमान डॉक्टर विशाल सिंह राणा जी हैं। आपका भी बहुत स्वागत है। आप संयुक्त निदेशक हैं अनुसंधान निदेशालय डॉक्टर यशवंत सिंह परमार उद्यानिकी वानिकी विश्वविद्यालय, सोलन, हिमाचल प्रदेश से। आपका स्वागत है सर। तो चर्चा की शुरुआत डॉक्टर कपिला शेखावत जी से करते हैं। डॉक्टर कपिला जी, हमारे 3 मुख्य फसलें, हमारे मोटे अनाज, श्री अनाज जिसको कहा जाता है, और इनको कहा जाता है कि पावर हाउस हैं किसी भी न्यूट्रिएंट्स के। इनकी बुआई का समय मान के चले नज़दीक है, किसान भाई तैयारी करना शुरू करें तो किन बातों को लेकर ध्यान में आगे बढ़ें? देखिए, धान और अगर अपन गेहूं की बात करें, उनके अलावा जो मुख्य अनाजी फसलें हैं जिनको की एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, वो तीनों हैं ज्वार, बाजरा और मक्का। और जिसमें से ज्वार और बाजरा तो मोटे अनाजों की श्रेणी में भी आता है। आपने भी बताया पावर हाउस है, और प्रधानमंत्री जी तो इन्हें श्री अन्न कहते हैं। तो हर तरह से बहुत ही महत्वपूर्ण है, और मनुष्यों के लिए तो जरूरी है ही। ये तीनों ही फसलें पशुओं के लिए पौष्टिक चारा भी प्रदान करती है, और इनकी सबसे खास बात यह है कि कम अवधि की होती हैं, जल्दी समय में पक के तैयार हो जाती हैं। और बारिश का मौसम जो मॉनसून का समय है, वो इनका सही समय है। तो मॉनसून की आजकल तो मतलब जल्दी इस बार प्रेडिक्शन है मॉनसून आने का। तो किसान भाई अपने खेत तैयार रखें, अच्छी किस्म का चुनाव करें और बीज तैयार रखें, और सभी प्रकार से तैयार रहें। इनकी बुआई का समय बिल्कुल नजदीक है जी। तो मानसून के समय में इसकी बुआई की जा सकती है। और दक्षिण पश्चिम के क्षेत्रों की बात करें तो वहाँ पर मानसून आ भी चुका है। क्या दक्षिण पश्चिम मानसून में भी दक्षिण पश्चिमी क्षेत्रों में हम इसकी बुआई कर सकते हैं, ये भी समझेंगे। साथ ही साथ बुआई करने के तरीके क्या हैं और महत्वपूर्ण बातें इसकी बुआई से लेकर फसल उत्पादन तक हम समझेंगे डॉक्टर कपिला जी से। लेकिन उससे पहले यहाँ पर इस विषय से जुड़ी हुई एक रिपोर्ट पर नजर डाल लेते हैं। ज्वार, बाजरा और मक्का तीनों ही चारा फसलें हैं। इनकी बुआई हरे चारे के लिए की जाती है। सबसे पहले बात करते हैं ज्वार की। इसकी बुआई के लिए जून के अंतिम सप्ताह से जुलाई के प्रथम सप्ताह तक का समय सही रहता है। बुआई के लिए पंक्ति से पंक्ति और पौधे से पौधे की दूरी 45 गुना 15 सेंटीमीटर रखी जाती है। बुआई से पहले बीजों को एग्रासीन, जीएन का कैप्टॉन आदि से 2 से 5 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से शोधित कर लेना चाहिए। सिंचित दशा में ज्वार की अच्छी उपज के लिए 100 से 120 किलो नाइट्रोजन, 50 से 60 किलो फास्फोरस और 50 से 60 किलो पोटाश प्रति हेक्टेयर की जरूरत पड़ती है। असिंचित दशा में 50 से 60 किलो नाइट्रोजन, 30 से 40 किलो फास्फोरस और 30 से 40 किलो पोटाश प्रति हेक्टेयर काफी होता है। किस्मों की बात करें तो ज्वार की चारे वाली किस्में जैसे पूसा चरी 6, पूसा चरी 9, पूसा चरी 23, यूपी 1 और हरियाणा चरी 171 लगा सकते हैं। वहीं बाजरा की बात करें तो बाजरे की बुआई जून से जुलाई में की जाती है, जो बरसात पर निर्भर है। उपयुक्त समय 15 जून से 15 जुलाई है। जून में अच्छी बरसात होने पर बुआई कर देनी चाहिए। अगर बरसात देरी से या लगातार भारी बरसात हो तो ऐसी स्थिति में बाजरा की सीधी बुआई न करके पौधे तैयार कर मुख्य खेत में रोपित किए जा सकते हैं। मक्का की बात करें तो देर से पकने वाली मक्का की बुआई मध्य मई से मध्य जून तक पलेवा करके करनी चाहिए, जिससे बरसात शुरू से पहले ही खेत में पौधे अच्छी तरह से स्थापित हो जाएं और बुआई के 15 दिनों के बाद एक निराई भी हो जाए। जल्दी पकने वाली मक्का की बुआई जून के अंतिम सप्ताह तक जरूर कर देनी चाहिए। खरीफ के मौसम में मक्का के लिए खेत तैयार करने के लिए भूमि में हैरो से एक गहरी जुताई और 2 से 3 जुताई कल्टीवेटर से करना काफी रहता है। जुताई के बाद पाटा जरूर लगाएं, जिससे नमी सुरक्षित रहती है। सभी राज्यों के लिए विशेष प्रकार की मक्का की किस्में जैसे बेबी कॉर्न के लिए पूसा संकर 2, पूसा संकर 3, HM4A, BL 42 और पॉपकॉर्न व मीठी मक्का के लिए प्रिया और माधुरी आदि प्रमुख हैं। किस्मों का चयन अपने इलाकों के हिसाब से विशेषज्ञों की सलाह लेकर करना अच्छा रहता है। की पर आधारित बताई गई बातों के अनुसार कृषि कार्य करेंगे तो आप अच्छा खासा मुनाफा ले सकते हैं। और इसीलिए हेलो किसान कार्यक्रम में कुछ विशेषज्ञ हम आपके सामने लेकर आते हैं और आपकी समस्याओं का समाधान विशेषज्ञ द्वारा करते हैं। आगे बढ़ते हैं, दूसरे विषय का रुख करते हैं। कीवी बागों का देखभाल कितना महत्वपूर्ण है, इस समय के मौसम के अनुसार आने वाले समय में क्या चुनौतियाँ किसान भाइयों को देखने को मिल सकती हैं, उसकी तैयारी कैसे करनी है, इसको भी समझते हैं डॉक्टर विशाल सिंह राणा जी से। डॉक्टर विशाल जी, अगर बात करें मौजूदा मौसम के हालात को लेकर, जलवायु परिवर्तन एक बहुत बड़ी चुनौती के तौर पर उभर रहा है। गर्मी का प्रकोप अगर बात करें, खासकर
पहाड़ी क्षेत्रों की अगर हम बात करें जहाँ पर कीवी के किसान भाई हैं, और कीवी एक ऐसा फल है जिससे किसान भाई बहुत अच्छा खासा मुनाफा ले सकते हैं अगर सही तरीके से देखभाल करते हैं, अच्छा खासा फसल उत्पादन लेते हैं। मौजूदा समय के हालात से किसान भाइयों को सबसे महत्वपूर्ण चीज़ किस प्रकार का ध्यान रखनी चाहिए और किस प्रकार से देखभाल की इस श्रेणी में आगे बढ़ें? जैसे कि आपने कहा कि बदलते जलवायु के परिवेश में कीवी फल जो है वो पिछले 2-3 दशकों में बड़ा एक महत्वपूर्ण फल उभर कर सामने आया है। और अगर हम पहाड़ी क्षेत्रों की बात करते हैं, चाहे वो हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, उत्तराखंड में चाहे वो गढ़वाल है, कुमायूं रीजन है, या नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स हैं, 7 सिस्टर स्टेट्स, खासकर अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मेघालय, नागालैंड, तो यहाँ पर जो हिली एरिया जो है इसको हम क्लासीफाई करते हैं, तो टॉप हिल जो है वहाँ पर एप्पल एक डोमिनेटिंग क्रॉप है जी। तो जो सेब के जो क्षेत्र थे, जो पारंपरिक जो क्षेत्र थे, वो अब वहाँ जलवायु की परिस्थितियाँ जो चेंज हो रही, जैसे हिमाचल की बात करते हैं, बिल्कुल, तो एप्पल की 5000 करोड़ की इकोनॉमी एप्पल की हिमाचल में है। लेकिन अब क्या हो रहा है कि जैसे जलवायु की परिस्थितियों में जो चेंज हो रहा है, उससे कुछ एरिया जो है वो एप्पल की कल्टीवेशन के लिए गर्म होते जा रहे हैं। तो उन परिस्थितियों में जो मध्य पर्वतीय क्षेत्र हैं, जिनके समुद्र तल से जो ऊंचाई 900 से 1800 मीटर है, वहाँ पर कीवी फल जो है एक महत्वपूर्ण फल पिछले कुछ दशकों से उभर कर सामने आया है। और ये परंपरागत जो पुराने फल थे यहाँ पर, आड़ू, प्लम, खुमानी इत्यादि, वहाँ पर थोड़ा सा उसको ये रिप्लेस करता जा रहा है। तो कीवी फल के बारे में बताऊं तो कीवी फल जो है इसको चाइनीज गूसबेरी के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसका जो उद्गम स्थान है वो चाइना है, चीन है, दक्षिणी भाग। और लेकिन इसका जो व्यावसायिक जो दृष्टिकोण है, उस दृष्टि से जो इसका व्यवसायीकरण किया वो न्यूजीलैंड ने किया है। इसलिए 1960 के दशक के बाद हम इसको कीवी फल के नाम से जानने लगे हैं, क्योंकि ये फल की जो दिखावट है, उनके जो राष्ट्रीय पक्षी है कीवी फल, उससे मिलती जुलती है। और मैं महत्वपूर्ण बिंदुओं पे अगर इस फल पे डालूं तो ये हमारे जो ऐसा फल है जिसमें हर साल फल लगता है, प्रचुर मात्रा में फल लगता है, और स्वास्थ्य की दृष्टि से एक दवाई है। बिल्कुल। क्योंकि इसमें विटामिन सी जो बहुत मात्रा में होता है, 80 से 120 मिलीग्राम पर 100 ग्राम, और इसमें पोटाशियम होता है जो कि हमारे ब्लड प्रेशर और हाइपरटेंशन के पेशेंट्स होते हैं। और एक इसमें एक प्रोटीन ऐसी एक्टिनिडिन है जो कि एंटी फंगल प्रोटीन है, मधुमेह के लिए भी कारगर है जी, मधुमेह के लिए भी। और एक जो डेंगू जो बीमारी होती है जिसमें ब्लड प्लेटलेट्स कम होते हैं, तो ये वहाँ कीवी को भी हम रिकमेंड करते हैं। और अगर किसान की अगर समस्याओं को मद्देनजर रखते हुए हम बात करें तो हमारे ऐसे क्षेत्रों में क्या है कि जो आड़ू, प्लम, खुमानी है उसमें, क्योंकि ये पेरिशेबल क्रॉप्स है, बिल्कुल, और कीवी एक ऐसा फल है जिसको आज तोड़ते हैं, 8 या 10 दिन के बाद वो पककर खाने के लिए तैयार होता है। बिल्कुल। और एक और बात इसमें यह है कि जो हमारा फेस्टिव सीजन है, खासकर मुख्यतः हमारा दिवाली का सीजन आता है, तो वो एक लीन पीरियड होता है, तब हमारा सेब खत्म हो रहा होता है, और उस टाइम ज़्यादा फल हमारी मार्केट में और इन क्षेत्रों से नहीं आते हैं। तो वो फेस्टिव सीजन में आजकल के परिप्रेक्ष्य में जो क्या है कि कीवी फल जो है एक बहुत अच्छा एक गिफ्ट दिवाली के मौके पर रहता है जी। तो तमाम औषधीय गुणों से भरपूर है, और संयोग की बात है कि तुम्हारे दोनों विषय हैं, उन दोनों विषयों में चाहे ज्वार, बाजरा, मक्के की बात हो, चाहे कीवी की बात करें, ये दोनों विषय ऐसे हैं कि इनके अंदर औषधीय दृष्टिकोण से देखा जाए तो दोनों बहुत ही गुणवान हैं, बहुत सारी गुणवत्ता है इनके अंदर। अगर इनका सेवन हम लगातार शारीरिक रूप से करते हैं या अपने दिनचर्या में शामिल करते हैं तो आप देखेंगे कि आप शारीरिक रूप से बहुत हष्ट पुष्ट रहेंगे, बहुत स्वस्थ भी रहेंगे। लेकिन इनकी बागों की देखभाल को लेकर किसान भाइयों को किस प्रकार से ध्यान रखना चाहिए और कैसे किसान भाई की आमदनी बढ़ सकती है कीवी की खेती करने से, इसको भी हम समझेंगे। उससे पहले आगे बढ़े, एक विशेष रिपोर्ट देख लेते हैं। कीवी फल की खेती पहाड़ी और ठंडे इलाकों में की जाती है। देश में कीवी की खेती में जम्मू कश्मीर, उत्तर पूर्वी इलाके, उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश में की जाती है। कीवी की खेती के लिए गहरी दोमट मिट्टी जिसमें जल निकासी की व्यवस्था हो अच्छी रहती है। पौधारोपण करने से पहले मिट्टी की पीएच मान की जरूर जांच कर लेनी चाहिए। इसके लिए मिट्टी का पीएच मान 5 से 6 होना चाहिए। अगर आप उच्च गुणवत्ता वाले फल लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपको नर्सरी में तैयार उच्च गुणवत्ता और किस्मों के पौधों का रोपण करना चाहिए। साथ ही कीवी फल के बागों की देखरेख भी करते रहना चाहिए। वैसे तो कीवी के बागों की अधिक देखरेख की जरूरत नहीं होती, लेकिन बागों का प्रबंधन कार्य समय से करना फायदेमंद रहता है। खासकर गर्मियों में कीवी के बागों की बढ़वार के लिए 10 से 15 दिन के बीच ड्रिप सिंचाई के जरिए पानी देना चाहिए। अक्सर गर्मियों के मौसम में कीवी के बाग में जड़ गलन, कॉलर रॉड, क्राउन रॉड आदि रोगों का प्रकोप बढ़ जाता है।
ऐसे पेड़ की जड़ों में पानी भरने के कारण और मिट्टी में फफूंद के कारण होता है। इनकी रोकथाम के लिए जल निकासी की व्यवस्था करें और प्रभावित जगहों पर कृषि विशेषज्ञ की सलाह से जैविक कीटनाशक और जीवाणुनाशक दवाओं का छिड़काव करें। तो कीवी के बागों की देखभाल किस प्रकार से करें, कौन कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जिसको फॉलो करना सकते हैं किसान भाई अच्छे फसल उत्पादन के लिए, इसको हमने रिपोर्ट के जरिए समझा है। आगे बढ़ते हैं, डॉक्टर कपिला जी का रुख करते हैं। डॉक्टर कपिला जी, किसान भाइयों के लिए खुशखबरी की बात है कि मक्के का इस्तेमाल इथेनॉल ब्लेंडिंग में किया जाने लगा है। तो किसान भाइयों को अब ज़रूरत है कि मक्के की भी फसल की तरफ आगे बढ़ें, अच्छा खासा उत्पादन लें, और क्योंकि जब इथेनॉल ब्लेंडिंग की तरफ आगे बढ़ रहा है, इसके एमएसपी में बढ़ोतरी की गई है, किसान भाइयों को इस फसल की तरफ रुख करना बहुत ज़रूरी हो गया है। अब अगर हम इथेनॉल ब्लेंडिंग के नज़रिए से देखें या फिर घरेलू मांग के नज़रिए से देखें, कौन सी किस्मों का किसान भाई चुनाव करके मक्के की खेती में आगे बढ़ सकते हैं और बहुत अच्छी कमाई भी इसके जरिए की जा सकती है? देखिए, अगर मक्का की बात करें तो इसमें बहुत अच्छी उन्नत किस्मों का जो है विकास हुआ है और बहुत सारी पूसा संस्थान से भी विकसित किस्में हैं, जैसे जवाहर मक्का हाइब्रिड है 1 नंबर 8 नंबर, उसके अलावा PMH1 PMH5, कुछ पुरानी किस्में भी है, गंगा और जवाहर। इन सब किस्मों में से आपके लिए जो संस्तुतित है, आप जिस क्षेत्र में उसकी बुआई करना चाहते हैं वो ले सकते हैं। आपने इथेनॉल प्रोडक्शन की बात की, तो ये जो आजकल जो नई संकर किस्में हैं, खास तौर पे कम अवधि की फसलें, एक तो 100 से 110 दिन में आराम, मतलब 90 से 100 दिन में पककर तैयार हो जाती है। उसके अलावा इसमें जो टोटल बायोलॉजिकल मास प्रोडक्शन वो बहुत ज़्यादा है। अगर अपन ग्रेन की बात करें तो वो ही हमें करीब 7 टन के आसपास प्रति हेक्टेयर की दर से मिल जाता है, और उसके अलावा उसका जो टोटल जो उसमें प्रोडक्शन होता है वो बहुत ज़्यादा है। तो चरी के रूप में तो हम इसका प्रयोग करते ही हैं, और इथेनॉल की ब्लेंडिंग में, क्योंकि फ्यूल जो है या जो ईंधन है वो एक बहुत बड़ी इसकी समस्या है, जिसके लिए कई बार डिफॉरेस्टेशन भी होता है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए इनमें से किसी उन्नत किस्म का चुनाव करें। 7 से 8 पोटेंशियल टन तक का भी इसके अंदर जो है, और इसीलिए एमएसपी का, क्योंकि इसमें रुझान ताकि किसानों का बढ़े। दूसरा, फसल विविधीकरण के लिए बहुत ही उत्तम फसल है, क्योंकि अगर अपन उत्तरी मैदानी क्षेत्रों की बात करें, पंजाब, हरियाणा, यूपी, इन सभी क्षेत्रों में धान गेहूं फसल चक्र से जलवायु के जो परिवर्तन के परिदृश्य में बहुत समस्याएं आने लगी है, चाहे वो कीट समस्याओं की हो, चाहे ग्राउंड वाटर टेबल का नीचे जाना हो। इनके लिए हमें एक विकल्प चाहिए। तो मक्का जो है बहुत ही अच्छा विकल्प निकल कर आया है। रबी, खरीफ, जायद तीनों ही फसलों में हम इसको मक्का को ले सकते हैं। जहां आप पूरी अवधि के लिए लेना चाह रहे हैं वहां ग्रेन पर्पस से, या आप इसको चरी के रूप में, या जिसमें किसान भाई जो हैं वो डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं। उसके अलावा हे प्रोडक्शन जो है, जैसे ड्राई करके, और साइलेज प्रोडक्शन जो है, तो बहुत ही पौष्टिक चारा इसमें तैयार होता है। तो फसल विविधीकरण की दृष्टि से, आपने बताया कि ईंधन की दृष्टि से या बायोइथेनॉल प्रोडक्शन की दृष्टि से, उसके अलावा जो एक मुख्य सेक्टर है ना जिसके अंदर पोल्ट्री है, पोल्ट्री फीड के लिए मक्का का बहुत अधिक प्रयोग होता है, और ये सेक्टर आजकल इतना ज़्यादा इसके प्रति किसानों का भी रुझान है और कंज्यूमर्स में इसके लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है। तो इन सब परिदृश्य को देखते हुए मक्का की जो खेती है 90 से 100 दिन की अच्छी फसलें हैं, और इसके अलावा आप इसको लेते हुए आप एक साल में 2 की जगह 3 फसलें आप बहुत ही आराम से ले सकते हैं। तो आप ऐसी एक अच्छी किस्म का चुनाव करके मुनाफा बढ़ाने के साथ साथ आप मल्टीपल प्रोडक्ट्स भी आप अपने उसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा ऑयल कंटेंट भी आजकल मक्का का जो है ब्रांड ऑयल उसमें बहुत अच्छा है। तो ये कई इसके और बाई प्रोडक्ट्स या सह उत्पाद भी मक्का के साथ हम ले सकते हैं। जी, तो किसान भाई इस महत्वपूर्ण फसल के बारे में समझें, और जिस प्रकार से किस्मों का चयन की बात की गई है, अपने क्षेत्र के अनुसार इन किस्मों का चुनाव करके, क्योंकि जब मांग बढ़ती है तो उत्पादन बढ़ता है। और किसान भाई ये अवसर को समझे कि इस समय मक्के की जो मांग है वो कितनी वास्ट होती जा रही है, कितने कितने क्षेत्रों में हो, किस प्रकार से इसका उपयोग किया जा सकता है। तो किसान भाई इस अवसर को समझकर मक्के की खेती में आगे बढ़ सकते हैं। फिलहाल एक दर्शक है, उनका रुख कर लेते हैं। फोन लाइन के जुड़े हुए हैं राकेश जी हैं, शिमला हिमाचल प्रदेश से। राकेश जी, स्वागत है कार्यक्रम हेलो किसान में, सवाल पूछिए। और मेरा एक सवाल है, 2 सवाल हैं जी। पहला सवाल तो ये है कि जैसे हम हिमाचल प्रदेश में कीवी की फसल लगाते हैं, तो कीवी के लिए क्या प्रावधान करना चाहिए? और दूसरा बात ये कि हिमाचल में कौन सी मक्का का चयन कर सकते हैं पॉपकॉर्न वाली? जी राकेश जी, आपके दोनों सवाल बहुत महत्वपूर्ण हैं, लेकिन यहाँ समय एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पर आपके सवालों के जवाब को हम अपने एक्सपर्ट से लेंगे। आप बने रहें, देखते रहें कार्यक्रम हेलो किसान। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ,
अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। हाँ, ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। चर्चा में आगे बढ़ते हैं और अपने दर्शक का जो सवाल था उनका जवाब अपने एक्सपर्ट से लेते हैं। डॉक्टर कपिला जी, क्या हिमाचल प्रदेश में मक्के की खेती की जा सकती है? देखिए, जैसे शुरुआत से ही हम बात कर रहे हैं पुलकित जी, इनको तीनों ही ऋतुओं में मक्का को लिया जा सकता है, रबी में भी, खरीफ में भी और ये। लेकिन ये फसल जो है बहुत ज़्यादा ठंडा, जब तापमान कम होता है उसके लिए बहुत अधिक इसमें नहीं आता। तो अगर आप हिमाचल में लेना चाहते हैं तो खरीफ ऋतु में यानी बारिश के मौसम में अगर आप इस फसल को लें तो अच्छा होगा। इसके कई विकल्प हैं, जैसे हमने कहा आप ग्रेन के लिए ले सकते हैं। पॉपकॉर्न के बारे में इन्होंने पूछा भी। उसके अलावा बेबी कॉर्न एक बहुत अच्छा जो है उसमें, तो इसकी आप एक अच्छी किस्म लेके जब आप, क्योंकि बेबी कॉर्न बहुत जल्दी इसमें हम सीड फॉर्मेशन नहीं होने देते और आजकल जो मतलब जो होटल इंडस्ट्री में इसकी बहुत ज्यादा डिमांड है, तो बेबी कॉर्न के रूप में आप इसकी किस्म ले सकते हैं। और बाकी बचा हुआ जो आपका प्रोड्यूस है वो आप फॉडर की तरह ले सकते हैं। बहुत अधिक तापमान यानी कि रबी सीजन में इसको ना लें। इस मौसम में जब आपका खेत खाली हो तो स्प्रिंग सीजन यानी कि फरवरी में, या आप ग्रीष्मकालीन जब आपका मौसम होता है इसमें, जैसे मान लीजिए गेहूं की या आपकी मेन रबी की फसल की कटाई के बाद में, उसे आप लें तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। जी, डॉक्टर विशाल सिंह जी, आपका रुख करते हैं। इनका तो सवाल ये भी था कि क्या हिमाचल प्रदेश में मैं खेती करना चाहता हूँ कीवी की, किस प्रकार से शुरुआत करूँ? क्या कोई राज्य सरकार द्वारा या केवी के द्वारा कोई सहायता मुझे मिलेगी? कहाँ से मैं ट्रेनिंग ले सकता हूँ? राकेश जी, जैसे कि आपने शिमला डिस्ट्रिक्ट की बात की है, शिमला में आप काफ़ी इलाकों में जैसे रोडू, कोटखाई और इन एरियो में काफ़ी कीवी फल की जो है खेती की जा रही है। तो कीवी फल की खेती संभव है वहाँ उन क्षेत्रों में जहाँ पर सेब के लिए थोड़े से गर्म होते जा रहे हैं और छायादार जगह है, जहाँ टेम्परेचर गर्मियों में 35 डिग्री या 32 डिग्री से ऊपर नहीं जाता है और सर्दियों में जहाँ टेम्परेचर 7 डिग्री सेल्सियस से नीचे 400 से 1600 घंटे। जैसा कि आप जानते हैं सेब के लिए हमें चिलिंग रिक्वायरमेंट चाहिए होती है। चिलिंग रिक्वायरमेंट का मतलब कुछ घंटे 7 डिग्री टेम्परेचर के नीचे टेम्परेचर चाहिए होता है। कितने घंटे चाहिए वो डिपेंड करता है वैरायटी पे। तो कीवी में वो 200-400 घंटे तक वो काफ़ी होते हैं। तो ये जो कीवी का जो बगीचा है अगर लगाना है, अगर तकनीकी बात मैं करूं तो ये शरद ऋतु में जब आप सेब, आड़ू, प्लम, खुमानी इत्यादि पौधे लगाते हैं तो ये इसका सही समय जो है शरद ऋतु है। दिसंबर 15 के बाद आप नौणी विश्वविद्यालय से संपर्क कर सकते हैं। फल विज्ञान विभाग में पौधे उपलब्ध रहते हैं। 15-16 दिसंबर के आसपास पहले भी आप संपर्क कर सकते हैं। और इसके लिए अगर क्या इसमें डिफरेंस है एप्पल और इसमें, तो ये जो मैं कहना चाहता हूँ कि ये बेल है और भारी बेल है, अंगूर से भारी बेल है। तो इसके लिए 2 चीज़ें हमारे लिए होगा। पहले तो स्थल का चुनाव। स्थल मैंने कहा कि शेड लविंग प्लांट है, जो गर्मी जहाँ सीधी पड़ती है, इंटेंसिटी सीधी सनलाइट पड़ती है, वहाँ पर थोड़ा जुलसते हैं पौधे, तो इसलिए शेड जहाँ है और पानी की सुविधा उपलब्ध है, क्योंकि चौड़े पत्ते हैं तो पानी की आवश्यकता इसमें रहती है। और हल्की बुलई जो मिट्टी है, सैंडी लॉम सॉइल जो कहते हैं, वो होती है। और इसमें जो पीएच है वो थोड़ा सा कम चाहिए, इसमें 6-6.5 के, और 6.5 से ऊपर जब होता है, क्योंकि हमने देखा कि शुरू में तो हमें कीवी की जानकारी नहीं थी। अब जो मुझे वहाँ से क्वेरीज आती हैं फार्मर से, अब कुछ समस्याएं आने लगी हैं। जैसे कि मैं कह रहा हूँ कि 6.5 पीएच चाहिए, तो 6.5 से जब ऊपर जाती है तो इसमें मैंगनीज की कमी हो जाती है, क्योंकि इस बेल में बहुत सारा फ्रूट लगता है और जब बहुत सारा फ्रूट लगता है तो हमें रेगुलर खाद पानी देना पड़ता है, नहीं तो उन तत्वों की कमी हो जाती है, नहीं तो वो डेफिशिएंसी सिम्टम्स आ जाते हैं। और तकनीकी पहलुओं की बात करें तो पौधारोपण के लिए 2 चीज़ें ज़रूरी हैं। एक लाइन से दूसरी लाइन का डिफरेंस जो 6 मीटर होना चाहिए, 4 मीटर होना चाहिए, और एक पौधे से दूसरे पौधे की दूरी 4 मीटर होना चाहिए। तो अगर आपकी ये सीधी ज़मीन है, फ्लैट ज़मीन है, तो 12.5 बीघे यानी कि 1 हेक्टेयर में आप 416 पौधे लगा सकते हैं। और दूसरा महत्वपूर्ण विषय ये है कि इसकी 5 किस्में हमारे पास उपलब्ध हैं। एलिसन, ब्रूनो, मोंटी, हेवर्ड और
जो नर किस्म है उनमें से एलिसन भी है और तमूरी भी है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपको नर और मादा दोनों तरह के पौधे इसमें लगाने पड़ेंगे और हर 9 मादा पौधे के लिए एक नर लगाना पड़ेगा, नहीं तो इसमें फलन नहीं होगा जी। ये सबसे महत्वपूर्ण बात। और दूसरा मैंने कहा आपको कि जैसे दिसंबर अगर टाइम लगाने का है तो 1.5-2 महीने पहले आप पहले रेखांकन करिए 4x6 का, उसके बाद उसके गड्ढे कीजिए 3 फुट बाई 3 फुट गहरे और उनको खुला छोड़िए, रोशनी पड़ने दीजिए, उसकी डिसइंफेक्शन हो जाएगा। उसके बाद जब पौधा लगा देंगे तो उसके बाद इसमें, क्योंकि ये बेल है, इसको सपोर्टिंग स्ट्रक्चर चाहिए जैसे अंगूर में चाहिए, तो इसका जो यूनिक स्ट्रक्चर है वो टी आकार का हम एंगल आयरन ऐसे बनाते हैं जिसकी जो जमीन से ऊपर टॉप तक जो हाइट है वो 6 फीट होती है और 1.5 फुट नीचे जाके उसको ग्राउटिंग करते हैं। जी डॉक्टर विशाल सिंह जी, मैं आपको यहाँ थोड़ा सा रुकना चाहूंगा माफी के साथ। एक दर्शक हैं, पहले उनका सवाल लेता हूँ, फिर लौटता हूँ आपके पास। हमारे साथ हैं नंदस्वरूप मिश्रा, बाराबंकी, उत्तर प्रदेश से। नंदस्वरूप जी, अपना सवाल पूछिए। हेलो जी नंदस्वरूप जी, सवाल पूछिए। हेलो नंदस्वरूप जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? हाँ नमस्कार सर, मेरा नाम नंदस्वरूप मिश्रा है, बाराबंकी, उत्तर प्रदेश से। जी मैं जानना ये चाहता हूँ कि जो मक्के की हमारी खेती करते हैं तो उसमें जो है हमारा जो फसल का विविधीकरण करना है, उसमें गहरी जड़ वाली, उथली जड़ वाली हमको कौन सी फसल लेनी चाहिए मक्के के अलावा? और एक चीज और मैं और जानना चाहता हूँ, जो उसमें खरपतवार उगते हैं तो उसका हमको नियंत्रण करना चाहिए, निस्तारण करना चाहिए कि खर का प्रबंधन करना चाहिए? इसके बाद जब मेरा पौधा तैयार होता है तब तनावस्था में कीड़े लगते हैं, जब बाली बनने लगती, कुखड़ी अवस्था में, कि दुग्धावस्था में, परिपक्वता में भी दिक्कतें आती है, तो हमें अपने कीड़े मकोड़ों को किस प्रकार से इसका निस्तारण या प्रबंधन या करना है हमें? जी नंदस्वरूप जी, आपको ये सारी जानकारी इस कार्यक्रम में हम देंगे। डॉक्टर कपिला जी, मक्के की खेती जाकर करते हैं ये, तो उनका पहला सवाल है कि विविधीकरण कैसे करें, और विविधीकरण कर लिया तो फिर खरपतवार एक बड़ी समस्या है और उसके बाद रोगों की बहुत समस्या है, तो इन तीनों समस्याओं का समाधान आप कर दीजिए। जी देखिए, विविधीकरण की जब हम बात करें तो हमें फसल चक्र का ऐसा चुनाव करना है कि हम हर साल जो है फसलें बदलते रहें, और हमारा उद्देश्य ये होना चाहिए कि कम से कम एक जो साल में हम एक दलहनी फसल जरूर लगाएं। तो अगर अपन इस खरीफ मौसम की बात करें तो जहाँ लगातार धान गेहूं फसल चक्र है, वहाँ धान की अपेक्षा हम जैसे मक्का, ज्वार, बाजरा या और मिलेट्स भी हैं जो और मोटे अनाज हैं, उनमें से प्रोसो मिलेट, कोडो मिलेट, आपकी जो जलवायु और जिस तरह का है वहाँ से आप एक अलग फसल का चुनाव आप कर सकते हैं। उससे ये होता है कि पर्यावरण में जितने भी आपके कीड़े, बीमारियां जो एक फसल से लगातार लेते आए हैं वो कम हो जाते हैं। अब आपको जब किसी भी फसल का आप विविधीकरण करते हैं तो आपको ये देखना चाहिए कि आपको मार्केट पहले इंश्योर करना है कि आप यहाँ बेचेंगे कहाँ वो प्रोड्यूस, और उसके बारे में आपको उगाने से पहले जानकारी भी लेनी चाहिए। तो जैसे धान की अगर अपन विकल्प की बात करें तो मूंग है, उड़द है, आप अरहर कुछ जगह पर ले सकते हैं। उसके अलावा ये मिलेट्स और ज्वार, मक्का, बाजरा, इनकी बात की हमने, इनमें से आप कोई भी ले सकते हैं। आपने कई सवाल पूछे जिसमें खरपतवार की आपने मेन समस्या इसलिए बताई क्योंकि बारिश के मौसम में हर बार जब रेन आती है उसके बाद में एक नया फ्लश आता है, तो एक बार इसका कंट्रोल नहीं होता, आपको पूरा प्रबंधन करना होता है। तो खरपतवार के अंदर जैसे सबसे पहले आप जब भी बुआई करते हैं तो खरीफ के मौसम में एक बुआई करने के बाद में 2 दिन के अंदर 48 घंटे के भीतर आप एक प्री इमरजेंस हर्बिसाइड जिसको बोलते हैं पेंडिमिथलिन अगर आप लगा देते हैं तो शुरुआती अवस्था में आपको 15-20 दिन जब तक नई बारिश नहीं आती, जब तक आपको इसके अंदर खरपतवारों की समस्या नहीं आएगी। मक्का की अगर अपन बात करें तो एट्रोजिन एक बहुत पुराना हर्बिसाइड है, उसका आप प्रयोग कर सकते हैं। जिन क्षेत्रों में मोथा बहुत आता है वहाँ आप हेलोसल्फ्यूरोन ले सकते हैं। तो इस प्रकार के, लेकिन रसायनों से ज़्यादा अच्छा रहता है कि अगर आप किसी जैविक विकल्प पर जाएं। जैविक विकल्प मतलब सीधा कोई ऐसे जैव अगर खरपतवार नाशक ना भी हो तो आप एक निराई गुड़ाई कर सकते हैं। उसके अलावा आप जब मक्का की बुआई करते हैं उसी के साथ आप ढेंचा उसके साथ छिटक दें, और ढेंचा जब थोड़ा बड़ा हो जाए तो आप एक कन्वेंशनल हर्बिसाइड मान लीजिए कि 2,4-D या इससे उसको कर देते हैं, तो उसको हम ब्राउन मैन्योरिंग कहते हैं। तो उसकी सारी पत्तियां सड़ गल के आपके खेत के अंदर जो आपके फसल के आपने जो अभी पोषक तत्व दिए हैं, जो खरपतवार लेने वाले थे वो ढेंचा ले लेता है। ढेंचे को हम खड़ी अवस्था में मार के उसको मिट्टी में मिला देते हैं, दबा देते हैं, तो उससे उसकी जो उर्वरा शक्ति है वो बहुत अधिक मिट्टी की बढ़ती है। तो खरपतवारों का जो आप चयन करें वो जितनी संसूतित मात्रा है उतनी ही करें, और जितनी आपको समय के हिसाब से ही करें, और 25 से 30 दिन के बाद में किसी भी हर्बिसाइड
फंगिसाइड का प्रयोग आप खेत में ना करें, क्योंकि भुट्टे का भी हम प्रयोग करते हैं। आपने कीड़ों की बात करी, तो कीड़ों के लिए भी श्रेष्ठ ये है, जो चूसक कीड़े हैं उनके लिए हम इमिडाक्लोप्रिड का प्रयोग करते हैं। उसके अलावा मक्का में हम एक इमामेक्टिन नाम का एक कीटनाशक है, उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। बेहतर यही है कि आप पहले किसी जैविक स्रोत पर जाएं, जैसे आप नीम ऑयल से आप कंट्रोल कर सकते हैं। और देखिए ये जो कीड़े हैं ना आजकल, जैसे फॉल आर्मी वर्म है, ये एक बहुत बड़ी समस्या है मक्का में, तो वो बहुत पैचेस में आता है और बॉर्डर्स पे पहले आता है। तो आप अपने खेत का निरीक्षण करते रहें, आप विजिलेंट रहें, जो पौधे प्रभावित हैं उनको हटा दें और कम से कम रसायनों पर जाएं। और एक समेकित अगर आप प्रबंधन करते हैं जिसमें अच्छा पोषक तत्व है, अच्छी किस्म है, अच्छी बढ़वार आपने शुरुआत में कर ली पौधे की, तो निश्चित रूप से अगर पौधे का अगर मजबूत होगा तो इन सब बीमारियों और कीड़ों से भी उसको कम नुकसान होगा जी, और अच्छा फसल उत्पादन भी आप ले पाएंगे। तो इस प्रकार से नवस्वरूप जी आप मक्के की खेती में आगे बढ़ें और अच्छा उत्पादन लें, ऐसी हम कामना करेंगे। फिलहाल एक दर्शक है, उनका रुख कर लेते हैं। पंचराम शर्मा हैं डोडा कश्मीर से। पंचराम जी आपका स्वागत है, सवाल पूछिए। जी पंचराम जी सवाल पूछिए। हेलो जी आपको आवाज मिल रही है? हेलो जी पंचराम जी सवाल पूछिए। पंचराम जी क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? हेलो जी सवाल पूछिए। चलिए लगता संपर्क टूट गया है। डॉक्टर विशाल सिंह जी का रुख करते हैं। डॉक्टर विशाल सिंह जी, अगर हम बात करें वैश्विक स्तर पर आज जो भी समस्याएं आ रही हैं, चाहे वो मौसम को लेकर हो, चाहे स्वास्थ्य को लेकर हो, हमारा सौभाग्य ये है कि हमारे देश का जो कृषि क्षेत्र है, भारतीय कृषि है, उसमें हर समस्याओं को समाधान करने की क्षमता है। चाहे अगर हम ज्वार बाजरा को लेकर देखें, हमने पावर हाउस की बात करी, कीवी की बात कर रहे हैं, ये भी स्वास्थ्यवर्धक फल है। अगर कीवी की खेती को लेकर बात करें, भारत के जो मैदानी हिस्से हैं, एक दर्शक हैं दीपक, उनका सवाल भी है कि क्या मैं हरियाणा में कीवी की खेती कर सकता हूँ? इसके साथ ही उत्तर प्रदेश है, बिहार है, मध्य प्रदेश है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, क्या इन क्षेत्रों में भी हम कीवी की खेती करके आगे बढ़ सकते हैं? इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि जो कीवी की खेती है उसके लिए जो प्लेन एरियाज़ हैं, खासकर वहाँ की समर ज़्यादा होती है, वहाँ गर्मियों में तापमान बहुत बढ़ जाता है। और कीवी एक ऐसा पौधा है, क्योंकि मैंने जैसे कहा कि इसका उद्गम स्थान दक्षिण चाइना है, तो वहाँ पर नमी ज़्यादा रहती है और टेम्परेचर जो है वो जब ज़्यादा जाता है 35 से ऊपर, तो वहाँ मुश्किल हो जाता है। तो मैं थोड़ी अगर इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि बताऊँ तो सब बहुत पहले कीवी जो है हमारे देश में आ चुका था। लाल बाग जो गार्डन है हमारा बेंगलोर में, वहाँ एक ऑर्नामेंटल प्लांट है, दिखावटी पौधा के रूप में ये लगाया गया था। तो पौधा तो चल रहा था लेकिन उसमें फल नहीं आए। तो ये जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण इसका ये है कि जो पौधे जिनके पत्ते सर्दियों में झड़ते हैं और जो ठंडे इलाके या पहाड़ी क्षेत्रों में होते हैं, वहाँ पर ठंड की आवश्यकता होती है और वहाँ 7 डिग्री टेम्परेचर से नीचे टेम्परेचर चाहिए, जिसको हम वैज्ञानिक भाषा में चिलिंग रिक्वायरमेंट बोलते हैं। चिलिंग आवर्स के हिसाब से उसको मापते हैं, चाहे वो 200 घंटे, 400, जैसे सेब में 1000 या उससे ऊपर घंटे भी चाहिए होते हैं। और ये क्यों चाहिए होते हैं? क्योंकि जब भगवान ने एक ऐसा सिस्टम बनाया कि जो पौधे जो हैं वो एक सुप्तावस्था में जा जाते हैं और जब इनकी पत्ते झड़ जाते हैं सर्दियों में, और जब सुप्तावस्था में जाते हैं तो ये इसमें जो इसके बाद जो फूल आने की प्रक्रिया जो बाद में आती है, पहले वेजिटेटिव ग्रोथ होती है, तो उसके लिए जो लो टेम्परेचर होता है वो उसका जो इनहिबिटर होता है उसको डिस्ट्रॉय करता है, और फूल बनने की प्रक्रिया के लिए वो चिलिंग रिक्वायरमेंट चाहिए होती है। अगर वो रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती है तो उसके बाद फूल नहीं आएगा, और फूल नहीं आएगा तो फल नहीं लगेंगे। तो यही समस्या हमारे मैदानी क्षेत्रों में है। लेकिन हमारे जो भी पहाड़ी क्षेत्र है वो अब बहुत बड़े पैमाने पे हमारे बागवान भाई आगे आ रहे हैं। ये एक समय ऐसा भी था कि ये फैंसी फ्रूट था जिसको बोलते थे हम कि 5 स्टार होटल्स में चलता है, और लेकिन बहुत ज़्यादा डिमांड अभी हमारे देश में है और प्रचुर मात्रा में फ्रूट हमारे अभी न्यूजीलैंड से आ रहा है, इटली से आ रहा है, और अभी काफ़ी मात्रा में ईरान से भी आने शुरू हो गया है। तो हम आज जितना भी तैयार करेंगे, लेकिन जलवायु का इसमें एक विशेष महत्व रहता है। जी, तो बताइए ना, हिस्सों में अगर बात करें तापमान उस अनुकूल नहीं है जिसकी वजह से आप इसकी खेती कर सकें, लेकिन इसका विकल्प क्या है इसको भी हम समझेंगे। लेकिन यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस बाद कुछ और महत्वपूर्ण सवाल शामिल करेंगे। आप बने रहें, देखते रहें कार्यक्रम हेलो किसान। डीडी किसान ने कर ली है तैयारी, यहां मिलेगी पशुपालन की हर एक जानकारी, घर आंगन से लेकर व्यवसायिक फार्म तक,
मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक। बीमारियों से पशुपालक बिल्कुल ना हो परेशान। विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेलो किसान। दो महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा कर रहे हैं। डॉक्टर कपिला जी का एक बार फिर से रुख करते हैं। डॉक्टर कपिला जी, जिस तरीके से कुछ दर्शकों का सवाल था क्या मैदानी इलाकों में हम कीवी की खेती कर सकते हैं, उसी तरह से कुछ दर्शकों के सवाल ये भी आते हैं कि दक्षिण भारत में हम मोटा अनाज की खेती करना चाहते हैं, बुआई करना चाहते हैं, ज्वार बाजरा लगाना चाहते हैं, क्या वहाँ पर संभव है? बिल्कुल बिल्कुल संभव है। और आप जितने भी मैदानी क्षेत्र हैं, जितने भी, उसके अलावा दक्षिण के जितने भी क्षेत्र हैं जहाँ कॉन्टिन्यूस रेनफॉल और वाटर स्टैग्नेशन ना हो, ये जितने भी आपकी मिलेट्स हैं ये सभी जल भराव के लिए बहुत ही संवेदनशील हैं। तो किसी भी अवस्था में जल भराव ना हो, खेत में जल का निकास हो और बहुत ज्यादा बारिश नहीं हो और मिट्टी जहाँ बहुत भारी ना हो, मतलब जहाँ पे नेचुरल जो ड्रेनेज या जल का निकास है वो होता रहे, वो मिट्टियाँ जो है इसके लिए अच्छी हैं। और तापमान एवरेज टेम्परेचर पे सभी जगह, बल्कि मिलेट्स के लिए तो बहुत अच्छा जो है, हैदराबाद में एक बहुत बड़ा संस्थान है ICR का, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च, वहाँ पे उस दक्षिण की जो पूरे क्षेत्र है उनके लिए जो संस्तुतित किस्में हैं वो वहाँ से काफ़ी विकसित हुई हैं और उनका पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस भी वहाँ पे अवेलेबल है। तो आपको ये देखना होगा कि सबसे अच्छी आपके लिए कौन सी जो सूटेबल किस्म है वो आप उसका चुनाव करें और इनकी पैकेज ऑन प्रैक्टिसेस के हिसाब से आप खेत का चुनाव, आप का जो सीड रेट है, बीज का उपचार कैसे करें, शोधन कैसे करें, और शुरुआत अवस्था में ही उपचार में ही अगर आपको सीड ट्रीटमेंट में ही कीट और अगर आप बीमारियों का, जैसे स्पेशली जो फफूंद जनित बीमारियां हैं उनका अगर आप उपचार कर लेते हैं, और इसके कई जैविक विकल्प भी हैं, तो आप एक अच्छी उपज ले सकते हैं। और बीज दर बहुत महत्वपूर्ण है और जल निकास अगर आपका यहाँ अच्छा है तो उन सभी क्षेत्रों में आप सफलतापूर्वक मिलेट्स की, ज्वार, मक्का, बाजरा की खेती कर सकते हैं। जी डॉक्टर कपिला जी, पशुपालकों के दृष्टिकोण से अगर ज्वार की खेती को देखा जाए, क्योंकि ज्वार को एक चारे के रूप में भी लिया जा सकता है, देश के तमाम हिस्से ऐसे हैं जहां पर पशुपालक बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं कृषि क्षेत्र में विकास को लेकर। अभी हमने हाल ही में देखा कि विश्व दुग्ध दिवस मनाया गया जिसमें भारत नंबर 1 है, और ये सब पशुपालक की जागरूकता और आप जैसे कृषि वैज्ञानिकों की जागरूकता की वजह से जो किसान भाइयों तक या पशुपालकों तक जानकारी पहुंचाते हैं। ज्वार के चारा किस्मों की अगर बात करें थोड़ा सा उसके बारे में बताइए, और ज्वार की चारा किस्म की बुआई को लेकर, खेत की तैयारी को लेकर क्या अलग विधि होती है, और खाद्यान्न के रूप में अगर ज्वार को लिया जाए तो क्या उसकी बुआई की विधि और जमीन के जो तरीके होते हैं, बुआई के तरीके होते हैं, क्या वो अलग होते हैं? बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि जो ज्वार की जो पशुओं के लिए जो हम चारे के लिए करते हैं वो किस्में अलग हैं। जैसे पूसा चरी 1 और 2 है, हरियाणा चरी है, राजस्थान चरी 1-2 है, CSV रेंज की भी कुछ वेराइटीज़ हैं। उसमें क्या होता है कि खेत की तैयारी तो उसी प्रकार से है और उसमें लेकिन जो बीज दर है वो ज़्यादा है। जैसे अगर अपन उसके ग्रेन के लिए लेते हैं या उसके, तो उसमें करीब हमको 8 से 10 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है, लेकिन अगर आप उसके लिए ले रहे हैं तो आपको करीब 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से बीज की आवश्यकता होगी, क्योंकि आपको डेंस उसके अंदर चाहिए। दूसरा, इसको जो अगर अपन जैसे पशुओं के अगर दुग्ध उत्पादन की बात करें तो सूखे चारे की अपेक्षा अगर अपन गीला चारा जब देते हैं या फ्रेश जो हो उसको काट कर देते हैं तो उससे उनकी जो दुग्ध उत्पादन की क्षमता है वो बढ़ती है। और इसको आप स्टोरेज भी कर सकते हैं। आपने बड़े साइलेज देखे होंगे, उसमें आप उसको हरे रूप में ही आप इसको प्रिजर्व कर सकते हैं। इसके कुछ क्राइटेरिया हैं, वो अगर आप मीट आउट करके अगर आप अच्छी किस्म का चुनाव करके तो आपको वर्ष भर जो है इसमें हरा चारा भी आप पशुओं को उपलब्ध करा सकते हैं। तो पशुओं का जो राशन है उसमें तीनों चीज़ें, जैसे कॉन्सेंट्रेट, हरा चारा और सूखा चारा, जब तक ये तीनों बैलेंस नहीं होंगे तब तक हमको जो उत्तम या ऑप्टिमम जो मिल्क प्रोडक्शन है या दुग्ध उत्पादन है वो नहीं होगा। तो आप इनमें से जो हमने किस्में बताई, और उसके अलावा कई बार इसमें ड्यूअल किस्में भी हैं, जैसे CSV 6, 9, 10, 12। उसमें अगर आप किसी कारण से मान लीजिए अगर आप दाना लेने की स्थिति में नहीं है, आप ज़्यादा लंबी फसल को नहीं कर ले सकते, तो आप चरी के रूप में भी इसको प्रयोग कर सकते हैं। पोषक तत्वों का आपको ध्यान रखना होगा। इसकी मात्रा 100 से 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, करीब 60 किलोग्राम फास्फोरस और 50 किलोग्राम पोटेशियम के साथ में जिंक, आयरन और सल्फर, इन तीनों पोषक तत्वों का भी ध्यान रखना होगा। श्रेष्ठ यही होगा कि मिट्टी की जांच करा लें, उसके आधार पर आप जो पोषक तत्व हैं उनकी संतुलित मात्रा बैलेंस्ड फॉर्म में और संतुलित मात्रा में प्रयोग करें। जी, एक दर्शक हैं डॉक्टर कपिला जी, पहले उनका रुख कर लेते हैं। सुशांत कुमार पटनायक है उड़ीसा से। सुशांत जी, आपका स्वागत है, सवाल पूछिए। सुशांत जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? सुशांत जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? हेलो जी सुशांत जी, सवाल पूछिए। हेलो सुशांत जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? हेलो जी, सवाल पूछिए। पटना बोल रहा हूँ, अनुगुल उड़ीसा से। जी, सवाल पूछिए। हेलो जी, सवाल पूछिए, आप सुन पा रहे हैं हमें तो? हेलो
सुशांत जी, क्या आप तक आवाज पहुंच रही है? हेलो सुशांत जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? हेलो। चलिए, लगता है तकनीकी समस्या की वजह से वो हमारी आवाज़ उन तक नहीं पहुंच रही। फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। फिलहाल डॉक्टर विशाल सिंह जी का रुख करते हैं। डॉक्टर विशाल सिंह जी, मल्चिंग की बात करें या फिर कीवी के बागों के में छटाई की प्रक्रिया की हम बात करें, ये भी बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं अच्छा फसल उत्पादन के लिए। अगर सही समय पर इन दोनों चीज़ों को नहीं प्रयोग किया जाए तो क्या असर पड़ता है उत्पादन पर, और क्या सही समय कैसे पहचानें कि अब ये उपयुक्त समय है, आप छटाई कर लेनी चाहिए, मल्चिंग कर लेनी चाहिए, क्या संकेत मिलते हैं ऐसे हमें? मैं ये बात करने से पहले मैं एक बात छूट गई थी बीच में। शिमला से जो राकेश जी ने प्रश्न किया था कि क्या सुविधा सरकार भी देती है कीवी में, तो मैं इनकी जानकारी हेतु ये बताना चाहता हूँ कि हिमाचल सरकार उद्यान विभाग के माध्यम से एक कीवी मुख्यमंत्री कीवी प्रोत्साहन योजना का कार्यक्रम चलता है, जिसमें काफ़ी बागवान भाइयों ने फ़ायदा उठाया है और 1 हेक्टेयर के लिए उसमें 6,93,000 रुपये का प्रावधान है, जिसमें कि 50% जो कॉस्ट है वो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन जो है वो बेयर करती है सरकार। तो ये सुविधा आप भी उठा सकते हैं। इसमें आपका जो संबंधित आपके उपनिदेशक हैं बागवानी विभाग हिमाचल प्रदेश में, वहाँ संपर्क करके उस सुविधा का फ़ायदा उठा सकते हैं। और जो आपने 2 प्रश्न पूछे हैं, एक छटाई का और एक मल्चिंग का। जी, छटाई का क्या अगर एप्रोप्रिएट टर्म करें तो ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग, सिधाई और काट छांट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैं आपको ट्रेनिंग स्ट्रक्चर बता रहा था। क्योंकि जो पौधों जिनमें काट छांट होती है, खासकर जो सर्दियों में पौधे ठंडे इलाके में होते हैं, उसमें काट छांट का एक महत्व इसलिए भी है क्योंकि एक तो उसके कंट्रोल करते हैं ग्रोथ को, दूसरा हम निर्धारित करते हैं कि कितना फल उसमें लेना है। जैसे कि हम अगर फल का नंबर ज़्यादा लेंगे तो साइज छोटा रहेगा, क्वालिटी कम रहेगी। तो इसलिए पहली बात आती है सिधाई। जब से पौधा लगाते हैं तो टीवा ट्रेलिस की बात कर रहा था मैं, टी आकार का एक एंगल आयरन होता है जिसकी रनिंग फुट लगभग 20 फुट के करीब होता है। तो उसमें आप क्या बोलते हैं, उसमें सिधाई करना है। और जो मल्चिंग उसमें क्या करना है कि 6 फुट तक सीधी टहनी ले जानी है, उससे 2 बाजू टी के आकार के साइड को ले जाते हैं और 3 मीटर दोनों साइड को वो फैलते हैं। पहले 2 साल ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। और जो बिरलन होता है फ्रूट्स में, जो फ्रूट बहुत ज़्यादा लगते हैं, जैसे 3-3 टहनी से 3-3 फ्रूट आ जाते हैं 1-1 टहनी से, तो 2 साइड वाले हटाने पड़ते हैं जब मटर के दाने होते हैं। मेन आइडिया क्या है कि इसकी मार्केट सारी साइज पर है। तो जो फ्रूट हमारा 100 ग्राम फ्रूट होगा वो उसकी क्वालिटी और मार्केट बहुत अच्छी होगी। और मल्चिंग की बात आपने कही, मल्चिंग जो है हिमाचल प्रदेश या पहाड़ी क्षेत्र वर्षा आधारित खेती करते हैं, तो अगर हम मल्चिंग 10 से 15 सेंटीमीटर घास की पत्तियां या घास हम बिछा देते हैं तो उससे पानी में नमी बनी रहती है, खरपतवार नहीं आते हैं, और जब ये घास सड़ जाता है तो ये ऑर्गेनिक कार्बन ऐड करता है। और जो यानी कि कुल मिला के जो भी पानी की सुविधा हमारी है उसकी मात्रा हमारी काफ़ी कटौती मल्चिंग के माध्यम से हम कर सकते हैं। जी, एक दर्शक हैं डॉक्टर विशाल सिंह जी, उनका रुख कर लेते हैं। पुरुषोत्तम कुमार हैं डोडा जम्मू कश्मीर से। पुरुषोत्तम जी, आपका स्वागत है। लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा है तकनीकी समस्या की वजह से। एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल आगे बढ़ते हैं, कुछ और सवालों की बात करते हैं। डॉक्टर विशाल सिंह जी, मल्चिंग के साथ साथ जो अगली प्रक्रिया है, ये पहचानना कितना आवश्यक होता है कि फल हमारा तोड़ने की अवस्था में आ चुका है, तैयार है, उसकी जो साइज़ होते हैं वो कैसे निर्धारित करें कि ये उपयुक्त साइज़ है, इसको अब तोड़ लेना चाहिए? ये एक महत्वपूर्ण विषय है कीवी में, क्योंकि कीवी में एक डल ब्राउन कलर का होता है, इसमें कोई परसेप्टिबल चेंज नहीं होती है कलर में। जैसे ज़्यादातर फल हमारे तोड़ने के समय लाल पीले होते हैं, तो ये भूरे रंग का होता है। लेकिन ये बता दूं, ये फल जब काटते हैं तो अंदर से बहुत सुंदर होता है। और इसके लिए अगर मोटे मोटे देखते हैं हम, तो जो विदेशों में क्या चलता है कि 6.5 जो कुल घुलनशील पदार्थ होते हैं, जिसको हम टोटल सोल्युबल सॉलिड्स बोलते हैं, उस समय ये पौधा फल जो है तोड़ा जाता है। अगर मोटे मोटे तौर पे अगर किसान भाई देखें तो जब उसमें रोएं जो फल में होते हैं वो अगर उंगली रगड़ेंगे तो वो आसानी से गिरने लगते हैं, वो रबिंग करके वो निकलने शुरू हो जाते हैं। तो एक परिपक्वता का जांचने का वो एक आयाम रहता है। और जब फूल आते हैं, जब 60% से ऊपर फूल आता है इसमें, उससे लगभग 200 दिन जो है फल पकने तक लगते हैं, फल तोड़ने तक। अब ये मैं बताना चाहता हूँ कि तोड़ना और पकना दोनों में डिफरेंस है मैच्योरिटी एंड राइपनिंग में। ये फल सख्त तोड़ा जाता है, हार्ड तोड़ा जाता है,
है वो तब 6.5 डिग्री ब्रेक्स उसमें कुल घुलनशील पदार्थ होते हैं, तब वो मीठा नहीं होता है। लेकिन जब ये मीठा होता है तब 8-10 दिन के बाद तब इसके 14 से 15 इसमें डिग्री टोटल सॉल्युबल सॉलिड्स होते हैं। तो ये ज़रूरी है, एक तो तोड़ना कब है ये महत्वपूर्ण है, दूसरा खाना कब है ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। जी, फिलहाल एक दर्शक है उनका रुख कर लेते हैं। सुरेंद्र प्रसाद जी हैं सिरसा हरियाणा से। सुरेंद्र जी आपका स्वागत है, सवाल पूछिए। सुरेंद्र जी क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? सुरेंद्र जी क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? चलिए संपर्क टूट गया है। डॉक्टर कपिला जी का रुख करते हैं। डॉक्टर कपिला जी, मक्के और बाजरे के बारे में बात करने के बाद बात करते हैं, ज्वार की बात करते हैं बाजरे के बारे में। बाजरे की बुआई को लेकर कुछ खास जानकारी आप बताना चाहती हैं हमारे दर्शकों को, और बाजरे में क्या कुछ क्षमताएं हैं जिसके लिए किसान भाइयों को इसका भी रुख करना चाहिए। लेकिन जब भी बाजरे की बात होती है तो ज़्यादातर किसान भाई ये कहते हैं या फिर लोगों को कहते हैं, ये सुनता आता है कि कबूतर को दाने खिलाने में काम आता है या फिर ज़्यादा से ज़्यादा बाजरे की खिचड़ी बन जाती है। इसके अतिरिक्त भी किसके कई सारे उपयोग हो सकते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। देखिए, बाजरा जो है जैसे कि श्री अन्न की कैटेगरी में आता है, इसके अंदर सबसे अधिक मात्रा में आयरन, जिंक, फास्फोरस और पोटेशियम है। तो ये अपने आप में एक कंप्लीट फूड है। इतना इंपॉर्टेंट है कि जो नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन है उसमें सभी बच्चों को जो मिड डे मील दिया जाता है, घूघरी में हम बाजरे की खिचड़ी देते हैं। और आप जो बोल रहे थे कि ये पुअर मेंस डाइट है, ऐसा नहीं है। आजकल मतलब स्पेशली जब से हमने इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स मनाया है 2023 में, करीब 70 देशों ने हमको सपोर्ट किया। हमने ये, और प्रधानमंत्री जी तो कहते हैं कोई एक वर्ष नहीं बल्कि हमको इंटरनेशनल डिकेड ऑफ मिलेट्स मनाना चाहिए। और बहुत पुराने समय से हम कहते आए हैं कि हमारा जो खाना है ना, हमारा भोजन ही हमारा मेडिसिन होना चाहिए। तो उसमें ये इतने पोषक तत्वों से भरा है, 60 से 65% इसमें कार्बोहाइड्रेट है, इसके अलावा 11% इसमें प्रोटीन भी है। और इसके उत्पादों की बात करें तो स्नैक्स को लेके, बाजरा पफ्स को लेके, बाजरा के आटे के लड्डू से लेके, केक से लेके, ऐसी कौन सी डिश है जिसमें इसका प्रयोग नहीं होता। बस इसके साथ एक समस्या ये है कि इसके आटे को बहुत लंबे समय तक नहीं रखा जा सकता, तो उसको उसमें रेंसिडिटी आ जाती है। तो इसके लिए भी पूसा संस्थान में बहुत सारे शोध हुए हैं और हमारे हेलूर नाम का एक आटा हमने डेवलप किया है। देख तो उसके अंदर बहुत अच्छा लोच लगता है। तो जो जिन लोगों को, स्पेशली आजकल की महिलाओं को जिनको बाजरे की रोटी बनाने में समस्या है, उसका एक विकल्प है। एक आजकल बहुत बढ़ता हुआ डिजीज है सीलिएक, जिसके अंदर कई मतलब बच्चों में खास तौर पर देखा गया है जो वो गेहूं को नहीं पचा पाते। गेहूं में जो ग्लूटेन होता है, तो इसके आटे में बिल्कुल भी ग्लूटेन नहीं होता, ग्लूटेन फ्री होता है। तो जिनको सीलिएक डिजीज है उनके लिए ये एक बहुत ही अच्छा विकल्प है। बस इसमें यह है कि परिश्रम अच्छा करना चाहिए, और मोटा अनाज है तो डाइजेशन में बहुत अच्छा है, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज जितने भी हैं, और डायबिटीज के लिए एक बिल्कुल ही कंप्लीट फूड है ये। तो इसके बहुत सारे गुण हैं, संक्रमण से बचने और बिल्कुल इसमें जो आपकी इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज बहुत अच्छी हैं। और जहाँ इसको उगाने की बात करें तो दोनों ही बारानी और सिंचित दोनों ही क्षेत्रों में होती है। अगर आप किसी हाइब्रिड किस्म का चुनाव करते हैं या किसी संकुल किस्म या कंपोजिट का चुनाव करते हैं तो आपको सिंचित क्षेत्रों में करना चाहिए। बाकी इसकी जो बारानी क्षेत्रों में भी इसकी बहुत सफलतापूर्वक बुआई होती है। HHB 67, 68 ऐसी सीरीज हैं जो ड्यूअल पर्पस से हैं। यानी कि अगर मान लीजिए कई बार क्या होता है, अगर बारानी क्षेत्रों में लॉन्ग ड्राई स्पेल है, बारिश में के बहुत लंबा अंतराल हो जाता है, तो आप इसको आप चरी के रूप में भी यूज कर सकते हैं। और कुछ ऐसी पोटेंशियल वेराइटीज हैं, पूसा संस्थान से भी निकली, पूसा HHB 443 है, 343 है। तो इन सब किस्मों में आप करीब 2.5 से 3 टन प्रति हेक्टेयर की उससे भी आप इसकी उपज ले सकते हैं, अगर आपने सभी संस्तुतित सस्य क्रियाओं का ठीक प्रकार से देखभाल खेत में की है तो। जी, फिलहाल एक दर्शक हैं उनका रुख कर लेते हैं। पुरुषोत्तम कुमार डोडा जम्मू कश्मीर से एक बार फिर से जुड़ गए हैं। पुरुषोत्तम जी सवाल पूछिए, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। पुरुषोत्तम जी क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? पुरुषोत्तम जी टेलीविजन की आवाज कम कर लीजिए, फिर अपना सवाल पूछें। पुरुषोत्तम जी क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? पुरुषोत्तम जी क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? चलिए, तकनीकी समस्या के वजह से शायद एक बार फिर से फ़ोन कट गया है, फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के उस पर कुछ और सवालों को शामिल करते हैं और कुछ खास जानकारी आप तक पहुँचाएंगे। आप बने रहें, देखते रहें हेलो किसान। जब तपती है धरती,
सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेलो किसान। कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर हम पहुंच चुके हैं और आगे बढ़ते हैं। एक बार फिर से रुक करते हैं डॉक्टर विशाल सिंह जी का। डॉक्टर विशाल सिंह जी, जो कीवी के बागों की देखभाल को लेकर तमाम मुख्य बातें बताई आपने, इसके साथ ही जब फल तुड़ाई की बात हम कर रहे हैं तो फल तुड़ाई के बाद की जो विधि होती है, क्योंकि आपने भी शुरुआत में बताया था कि ये पेरिशेबल है, बहुत जल्दी ख़राब होने की अवस्था में आ जाता है, ऐसे में तुड़ाई करने के बाद किस प्रकार से आगे की विधि को हमें कैरी फॉरवर्ड करना चाहिए, साथ ही साथ पैकिंग का क्या महत्वपूर्ण रोल होता है बाजार तक पहुंचाने के लिए, और किसान भाई क्योंकि जिसके लिए मेहनत करते हैं, इतना लंबा इंतजार करते हैं, दिन रात एक कर देते हैं कि उनको अच्छा मूल्य मिल सके, उसके लिए किसान भाई को क्या कुछ स्ट्रेटेजीज अपनानी चाहिए कि बाजार में जब हम पहुँचें तो कम से कम वहाँ पर उनको सुकून मिल सके कि मैं अच्छा मूल्य ले पाया अपने उत्पादन का। कीवी फल का जो जैसे परिपक्वता जांचने के जो आयाम हैं, जैसे ये 2-3 हैं, इसके बाद जब हम सही समय पे फल तोड़ते हैं उसके पश्चात उसमें आता है कि आपने मार्केट में भेजना है तो मार्केट में कैसे भेजना है। बिल्कुल। तो ये मैं बात इसलिए बताना चाहता हूँ क्योंकि ये क्या हुआ था कि 90 के दशक में जब बहुत सारे बगीचे लोगों ने अनप्लान्ड वे में लगाए थे, फिर जो फल तैयार हुआ उससे बाद जब मंडी में करण किया तो मंडीकरण में उनको रेट ज़्यादा अच्छे नहीं मिले, लेकिन बहुत सारा फ्रूट बाहर से आयात किया जाने लगा। और हम ये देखते हैं जब किसी मार्केट में जाते हैं तो ये एक ऐसा फल है जो कि 1 या 2 या 3 फ्रूट ऐसे करके कस्टमर जो है खरीदता है। एक फ्रूट 25 रुपये से 50 रुपये तक भी बिकता है। तो हम लोगों को अगर उन पहलुओं पे अगर जांचें तो क्या होता है कि जब फ्रूट, जैसे मैंने पहले कहा कि फ्रूट तोड़ा जाता है उसके बाद इसका साइज के ऊपर इसकी मार्केट है, क्योंकि जो बाहर से इंपोर्ट फ्रूट होता है वो 100 ग्राम्स का, इंटरनेशनल मार्केट जो है वो 100 ग्राम से ऊपर कीवी फ्रूट को लाइक करती है। तो जो हमारा फ्रूट होता है, क्योंकि अगर पौधे में फलन बहुत ज़्यादा होता है, जब नंबर बहुत ज़्यादा होता है तो साइज छोटा रहता है, तो छोटे साइज की मार्केट कम है, जिसको हम यानी कि हम अगर इसका कुल मिला के हम बोलें तो हमें ग्रेडिंग करनी चाहिए, वर्गीकरण करना चाहिए मार्केटिंग के लिए। तो ग्रेडिंग में क्या है, 3 ग्रेड हम रखते हैं। एक ग्रेड जो है 80 ग्राम या 100 ग्राम या उससे ऊपर, जिससे 10 से 12 जो है पीस 1 किलो में पड़ते हैं। उससे नीचे बी ग्रेड का होता है 60 ग्राम और 100 ग्राम के बीच में, उसको हम आम कस्टमर जो है मंडी में वो बिकता है एज ए रॉ। और उससे नीचे वाला जो है उसकी मार्केट कम है, उसका रेट काफ़ी स्लैश हो जाता है, तो वो हम प्रोसेसिंग में यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहला कदम जो है आप ग्रेडिंग करिए, वर्गीकरण करिए, ताकि आपको उचित दाम मिल सके। उसके बाद हम एक जो गलती करते हैं, जो मेरे ध्यान में आया है पिछले वर्षों में, कि हम जब तोड़ते हैं फ्रूट को हम सोचते हैं कि बहुत सख्त है, ये बहुत सख्त करे पटक करके फेंक देते हैं, लेकिन इंटरनल ब्रूजिंग हो जाती है, उसमें ऐसा जख्म अंदर हो जाते हैं जब वो पकता है। तो जब इसका ये भी है फ्रूट का कि जब हम फ्रिज में रखते हैं तो जब फ्रिज में पड़ा तब सख्त है, लेकिन बाहर निकालेंगे तो एकदम पकता है, ये एकदम है। ये इसीलिए इसको हम वैज्ञानिक भाषा में इसको क्लाइमेक्टेरिक या टिपिकल क्लाइमेक्टेरिक फ्रूट बोलते हैं, जो एकदम पक जाता है। और जब पक जाता है उसके बाद ये फिर हलवे की तरह बन जाता है, फिर नहीं ये टिकता है। तो ब्रूजिंग के जो निशान है, जब हम फ्रूट ढंग से नहीं उसको तोड़ेंगे या रखेंगे नहीं अपनी बास्केट्स में, तो वो ब्रूज जो है बाद में फंगस आ जाएगी, वो दागी फ्रूट जो है बाद में आते हैं और इससे जो है रेट नहीं मिलता है। और उसके बाद हमारे जैसे हिमाचल
हिमाचल प्रदेश में या इटली में 3 किलो का पैकेज है। तो पैकेजिंग का अपना एक है कि प्रेजेंटेशन। अब तो हिमाचल से भी, जैसे हमने कुल्लू वैली में जाएं तो वहाँ कीवी ग्रोअर एसोसिएशन कुल्लू की है, उन्होंने अपने डिब्बे बनाए हैं, उसमें पूरा लेबलिंग की है कि किस बगीचे से ये आता है। तो वो प्रेजेंटेशन जो है वो 1 किलो का डिब्बा है, वो 3 किलो का डिब्बा है, वो बना के लोग बेचते हैं और ये बहुत अच्छा है। और काफ़ी फ्रूट जो है बाहर भी जाता है। तो हम कुल मिला के जो हम प्रगति जो हमने की है कि हम अब जो विदेशों से फल आ रहा है उसके साथ हम compete कर रहे हैं और ये हमारी मार्केट में अब उचित दाम भी हमारे बागवान भाई ले रहे हैं। जी, डॉक्टर कपिला जी का रुख करते हैं। डॉक्टर कपिला जी, समय समाप्ति की ओर इशारा कर रहा है, तो आपसे थोड़ा कम शब्दों में हम गुजारिश करेंगे कि आप अपनी क्लोजिंग स्टेटमेंट रखिए। ज्वार बाजरा मक्के की खेती किसान भाई को कितना मुनाफा दे सकती है और कब से किसान भाई इसके लिए जागरूक खुद को करें और बाकी किसानों को भी करें, ताकि हम पावर हाउस जो इसके अंदर तमाम ऐसे शारीरिक स्वास्थ्य के रूप से देखा जाए तो बहुत सारे गुण हैं। तो अगर आप किसान भाइयों की आर्थिक स्थिति को अगर मजबूत करना है, उसी तरीके से पावर हाउस बनाना है इकोनॉमिकल तरीके से, तो किसान भाइयों को क्या सलाह देंगे आप? देखिए मुकुल जी, आप भी मानेंगे कि इन सभी की मांग बढ़ी है और कोई ना कोई प्रोडक्ट हमारे घर में आया ही है। और चाहे आप मल्टीग्रेन आटा ले लीजिए, चाहे आप रागी बिस्किट्स ले लीजिए, ज्वार बिस्किट्स ले लीजिए, पफ्स ले लीजिए, और आजकल तो जैसे इस तरह से मतलब फैट फ्री बिना करे हम इसमें इस तरह के जो स्नैक्स हैं वो तैयार कर सकते हैं। तो किसान भाइयों से अनुरोध है कि किसी एक के बीच आकर और विविधीकरण से नहीं होगा, एक सामूहिक रूप से आप आएँ। आप FPOs बना सकते हैं, आप ग्रुप्स बना सकते हैं, और पूसा संस्थान में ही इनके डिफरेंट जो प्रोडक्ट्स हैं जो मार्केट में आ सकते हैं, मतलब बिस्किट्स में, पैनकेक्स में, केक जो आपका मटेरियल होता है उसमें, प्री केक जो सारे प्रोडक्ट्स हैं उस सब में ये आ सकते हैं। और उनकी ट्रेनिंग भी हम पोस्ट हार्वेस्ट डिपार्टमेंट में देते हैं। और आसपास के जितने भी KVKs हैं उनका भी ये मैंडेट है कि ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को इसको उगाने के लिए भी प्रेरित करें और इनको उपयोग करने के लिए भी प्रेरित करें। परंपरागत रूप से हमारे यहाँ हमेशा ये थाली का हिस्सा था, लेकिन बीच में कुछ समय के लिए गायब हो गया था। अब फिर से इनके लिए अवेयरनेस और जागरूकता आई है। तो हमें ये अधिक से अधिक किसान मित्रों को उगाना चाहिए। तीनों ही MSP पे परचेज होते हैं और इनकी बहुत डिमांड है। बेहतर ये रहेगा कि आप एक समूह बनाएं, FPOs बनाएं और इनकी ट्रेनिंग लें। आप महिलाओं को भी उसमें शामिल कर सकते हैं। और विभिन्न उत्पाद, जैसे कि सर ने भी बताया, अच्छी पैकेजिंग और अच्छे लेबलिंग के साथ अगर आप प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करते हैं तो आप अपने जो मुनाफा या लाभ है उसको कई गुना बढ़ा सकते हैं। जी, तो किसान भाई इन सभी बातों को ध्यान में रखकर खेती किसानी में आगे बढ़े। इन दोनों विषय जुड़कर जो आप तक जानकारी पहुंचाई गई है, इन जानकारियों का सही दिशा में इस्तेमाल करें। डॉक्टर विशाल सिंह राणा जी, आप कीर्ति सुनगार के स्टूडियो में पहुंचे, बहुत बढ़िया जानकारी दर्शकों तक पहुंचाई। आपका बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। डॉक्टर कपिला शेखावत जी, आपका भी बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। इसके साथ ही आज के हेलो किसान कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले कौन से विषय होंगे, आइए नजर डाल लेते हैं। अगले कौन से विषय लेकर हम हाजिर होंगे और उनसे जुड़कर आप अपने सवाल पूछ पाएंगे। अगले विषय रहेंगे धान की बुआई एवं सावधानियां किस प्रकार से होनी जिससे आपको अच्छा उत्पादन मिल सके। साथ ही बात करेंगे मोटे अनाज का खाद्य प्रसंस्करण करके कैसे आप अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं, एक उद्योग स्थापित कर सकते हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। इन दोनों विषय जुड़े आपके कोई भी सवाल हैं या इस कार्यक्रम से जुड़कर आपके कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। आप हमारी ईमेल आईडी नोट कर सकते हैं, hellokisan2015@gmail.com हमारी ईमेल आईडी है। साथ ही साथ आप डीडी किसान के कॉल सेंटर पर फोन करके अपने सवाल सुझाव दर्ज करा सकते हैं। डीडी किसान के कॉल सेंटर का नंबर नोट कर लीजिए, 1800113060। सोमवार से शनिवार सुबह 6 से रात के 10 बजे तक आपकी सेवा में ये खुला रहता है। साथ ही साथ इस कार्यक्रम में कोई जानकारी आपसे छूट गई है, इस कार्यक्रम को आप दोबारा देखना चाहते हैं तो आप डीडी किसान के YouTube चैनल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है QR कोड को स्कैन कीजिए, सीधा पहुंच जाएंगे डीडी किसान के YouTube चैनल पर। वहां पर भी आप हेलो किसान के इस कार्यक्रम को दोबारा कहीं भी किसी किसान के साथ बैठकर देख सकते हैं और बाकी किसानों तक इस जानकारियों को पहुंचा सकते हैं। इसके साथ ही हम आपसे लेंगे विदा, फिर से हाजिर होंगे नए विषय, नए मेहमानों, नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए आप बने रहें डीडी किसान के साथ। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।